मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जो कि हमारी एक मोस्ट अवेटेड सीरीज थी, साउथ की सीरीज। तो इस साउथ ट्रिप में दोस्तों हम 2 ज्योतिर्लिंग कवर करने वाले हैं और पंच महाभूत कवर करेंगे। पंच महाभूत यानी कि शिव जी के पंच महाभूत जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हैं और एक ही रेखा में। अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो आप इस सीरीज को देखिएगा, हम इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। हम तिरुपति बालाजी भी कवर करेंगे। इसके साथ हम आगे श्री रंगनाथ स्वामी जी और मुरुगन स्वामी जी के जो 6 घर हैं, मतलब 6 टेम्पल्स हैं तमिलनाडु में, उनमें से भी कुछ टेम्पल्स को कवर करेंगे। टोटल हम करीब करीब 31 टेम्पल्स कवर करेंगे, जिसमें हमारे नवग्रह टेम्पल हैं और पौंडीचेरी के बीचेस को कवर करेंगे। और इस सीरीज के अंदर दोस्तों हम लोग कवर करेंगे कोडिया कनाल, ऊटी। तो ये काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग बड़ी सीरीज होने वाली है। तो चलिए बने रहिए चैनल पे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें हम आपको पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देंगे रोड्स के बारे में, किस रूट को फॉलो करना चाहिए, टेंपल की टाइमिंग्स क्या है, कौन से टेंपल को किस टाइम बेस्ट विजिट रहेगा। तो ये जनवरी का महीना है, 2024 में हम एंटर कर चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज है 19 जनवरी और टाइम आप मेरे पीछे देख रहे हैं 10 बज चुके हैं। तो हम जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी पैकिंग हो चुकी है, तो अब हम घर से निकलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। अब हम यहाँ से जो रूट लेंगे वो लेंगे हम NH44, जो आपका श्रीनगर से स्टार्ट होता है और श्रीनगर से पूरा कन्याकुमारी तक जाता है ये हाईवे। तो हम लोग इस हाईवे को पकड़ेंगे करीब झांसी के पास से। अभी हम लोग यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे ना जाके एक नया एक्सप्लोर करेंगे, ईस्टर्न पेरिफेरल से होते हुए, पलवल से होते हुए, मथुरा होते हुए और आगरा को क्रॉस करते हुए, बाईपास करते हुए हम ग्वालियर होते हुए झांसी पहुंचेंगे। फिर हम लोगों का टारगेट है कि ललितपुर या सागर में स्टे करें। ये हमारा आज का टारगेट है। तो कि अगर हम यमुना एक्सप्रेस वे लेते हैं तो यमुना एक्सप्रेस वे जब आगरा पे खत्म होता है तो वो गांव में उतार देता है, गांव की कच्ची सड़कों में उतार देता है और फिर वो जाके आगे मुरैना वाली रोड पे जाता है। इसलिए हमने ये एक नया रूट लिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल से जाएंगे दिल्ली की तरफ से और पलवल की तरफ से उतरते हुए, मथुरा होते हुए, फिर आगरा होते हुए इस रूट से हम लोग ग्वालियर पहुंचेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं साउथ के बारे में। आंध्र प्रदेश हम श्री सेल्लम जी से स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा टारगेट श्री सेल्लम जी पहुंचना है, फिर उसके बाद हम तिरुपति जी जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके थे 11 बजे, अब बज चुके हैं 11:50 और हमने डिस्टेंस कवर कर लिया करीब 58 किलोमीटर। ईस्टर्न पेरिफेरल रोड कहने को तो ये एक्सप्रेसवे है जहाँ पे लिखा होता है 120 किलोमीटर की आर की स्पीड से गाड़ी को भगा सकते हैं, बट रोड की कंडीशन इतनी खराब है कि आप 80 से ऊपर भगाएंगे तो गाड़ी पूरी कूद जाती है। ये ट्रिप है ये पूरे 7000 किलोमीटर का हमारा सर्कल है। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली से। अब दिल्ली से हम पहुंचेंगे सागर के बाद फिर हम तेलंगाना आदिलाबाद और फिर उससे श्री सेल्लम जी और फिर उसके बाद हम तमिलनाडु में एंटर कर जाएंगे और फिर वहां से रामेश्वरम से हम वापसी करेंगे और फिर वहां से वापसी करने के लिए हम ऊटी होते हुए, हम्पी होते हुए और महाराष्ट्र होते हुए फिर हम वापस आएंगे। तो दोस्तों ईस्टर्न पेरिफेरल पे हम करीब चल चुके हैं 98 किलोमीटर और ये आ गया है हमारा टोल प्लाजा। और इसके बाद हम एग्जिट कर जाएंगे आगरा के लिए, जो कि आपको दिख ही रहा है और ये हमें आगे से एग्जिट करा रहा है। तो चलिए इसी को फॉलो करते हैं और इसी को फॉलो करते हुए एग्जिट करेंगे। ये कहाँ से पार करने में वैसे तो 1 घंटा 10 मिनट ही लगा, 1 घंटा 10-15 मिनट, हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है। चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हमारा सफ़र होगा आगरा के लिए, फिर मुरैना के बाद फिर आपका ग्वालियर और ग्वालियर के बाद फिर झांसी से हमारा आपका जो NH44 है, जो कि एक ड्रीम होता है किसी भी राइडर का कि आप श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाएं, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब आगरा के लिए कट लेते हैं आगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा और आगरा पहुंचने में हमको लग गए करीब 3.5 घंटे इस रास्ते से। पर ये जो अब रास्ता अच्छा दिखा रहा है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे के बाद जो रास्ता था वो बेकार था। तो यहाँ से अब धौलपुर 64 किलोमीटर है जो कि राजस्थान का पार्ट है। फिर राजस्थान के बाद वापस MP स्टार्ट हो जाएगा ग्वालियर में। तो फिर उसके बाद वापस झांसी में हम एंटर हो जाएंगे, जो कि वापस से आपका यूपी का पार्ट है। पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल जो है आपका आगरा में 1 रुपये सस्ता है। अगर आप आगरा में फिल कराएंगे तो फ़ायदा है 1 रुपये का। तो ये देखिए अभी सागर के लिए हमको क्या दिखा रहा है, अभी 8 घंटे 39 मिनट लगेंगे और गाड़ी जो है ग्रांड उतारा वो 23 का एवरेज दे रही है, करीब 23.4 का। तो चलिए आगे की चलते हैं। रोड काफ़ी अच्छा है। आगरा के बाद 12 किलोमीटर है और आगरा तो रह गया पीछे की तरफ ही, वो हम ग्वालियर की तरफ बढ़ गए हैं।
थोड़ा फॉग फॉग था दोस्तों, इसलिए हम लोग सीधा पहुंच गए अब गौ कृपा। एक बहुत ही फेमस बुंदेली भोजनालय है। यहाँ पे बताते हैं कि ये मिट्टी के चूल्हे चौके पे खाना बनाते हैं और लेडीज़ लोग खासकर खाना बनाती है। मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे इसके गौ कृपा बुंदेली भोजनालय के, तो इसलिए हम सीधा झांसी के बाद अब यहाँ खाना खाने रुके हैं। और यहीं से हमने प्लान किया है कि हम ब्रेकफास्ट भी पैक करा लेंगे सुबह के लिए, क्योंकि काफ़ी टेस्टी खाना हमने सुना है। ये देखिए काफ़ी अच्छी बैठने की जगह है। तो अब देखते हैं कैसा खाना का टेस्ट है, फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। चलिए आने दीजिए दोस्तों। रोटी आ चुकी है। रोटी है ये नॉर्मल आटे की, ये है बाजरे की रोटी और ये है मक्की की रोटी और ये है आपका सत्तू, क्या बोलते हैं इसको, बाटी। इसको भट्टे के साथ खाते हैं। आलू के बैंगन का भरता है, पर ठंडा है सब कुछ और ठंड में मज़ा नहीं आ रहा। तो चलिए खाते हैं, ट्राई करते हैं। लो भाई, खाने में तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया। यहाँ पे इनकी रुकने की व्यवस्था भी है झोपड़ी में, पर ये ठंड के लिए लायक तो नहीं है झोपड़ी। इन्होंने दिखाई है, पंखा वंखा लग रहा है। गर्मी में भी पता नहीं कैसे इसमें सर्वाइव कर सकते नहीं कर सकते। हम लोगों को आगे जाना है 1800 किलोमीटर, तो हमने ट्राई किया कि भैया आगे ही चलते हैं। तो अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो 1000 रुपये चार्ज करते हैं बुंदेली भोजनालय में। आप यहाँ पर रुक के ईजिली इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट हमें तो ठंड में थोड़ा ठीक नहीं लगा। आप रुकना चाहें तो यहाँ खाट वाट का रियल मज़ा ले सकते हैं। हम लोगों को आगे जाना है तो हम आगे चलेंगे और ललितपुर में ही हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम वहाँ पे स्टे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है खाट वाट पे नींद ढंग से होगी नहीं और हमको आगे जाना है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग ललितपुर में कल रात रुके थे। पीछे आप मेरा होटल देख रहे हैं और अब सुबह के 7 बज चुके हैं और हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अब। और आज हमारा टारगेट है आदिलाबाद तेलंगाना। तो अब तेलंगाना पहुँचेंगे। NH44 काफ़ी स्मूथ था, रात को भी ड्राइव की जा सकती है। फॉग नहीं था, अभी जनवरी का टाइम है, फॉग क्लियर है। और ये ललितपुर शहर देखिए आप मेरे सामने, अभी पूरा क्लियर है, फॉग नहीं है कोई भी। और होटल्स वगैरह हम लोग अंदर आ गए थे। हम यहाँ होटल आर्यन में रुके थे और होटल आर्यन में काफ़ी अच्छा स्टे था, कंफर्टेबल था। रूम यहाँ पे 1600 रुपये के हैं और ये कंप्लीट अच्छा होटल था। रात को काफ़ी देर हो गई थी, 10 बज गए थे, तो इसलिए रात को नहीं दिखाया। तो अब हम लोग चल दिए हैं NH44 की तरफ। आज हम लोग करीब 700 किलोमीटर तय करेंगे हमारी जर्नी श्री सेलम की तरफ। तो चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे। NH44 पे तो ललितपुर तक का पैच तो बहुत बढ़िया था, और ललितपुर से आगे जो हम सागर तक का पैच है इसमें काफ़ी सारे जो हैं, मतलब पैच तो ये भी ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारी जगह पे जो है पैचेस में रिपेयर वर्क हुआ हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी स्मूथ नहीं है। और आज सुबह अंदर ललितपुर में जैसे मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे तो फॉग नहीं था, पर हाईवे पे फॉग है देखिए। पर विजिबिलिटी जो है करीब आधा किलोमीटर तक की है। अभी देखिए सामने जो है ये सागर आने वाला है, तो सागर पे काफ़ी टेम्परेचर का उम्मीद है कि चेंज हो जाएगा। और सागर से फिर आगे MP स्टार्ट हो जाएगा। MP स्टार्ट हो जाएगा मतलब कि वहाँ पे आपको पेट्रोल जो है 110 रुपये के आसपास बढ़ जाता है। अभी करंट पेट्रोल जो है यहाँ पे UP में वो तो आपको पता ही है 96 का रेट है, 96-97 का रेट है। तो हम लोग चल रहे हैं आगे। वैसे ओवरऑल हाईवे खाली है, ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं है। ये अभी 2 गाड़ियाँ गई हैं, अदरवाइज़ फ्रॉम लास्ट 40-50 किलोमीटर में हमारी सिंगल ही गाड़ी चल रही है। बाकी ट्रक वाले तो हैं, अदरवाइज NH44 अच्छा हाईवे है, खाली है। बट ये पैचेस वाला जो वर्क है ये पूरा या तो पूरा हाईवे बनाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोगों का टारगेट है आज तेलंगाना पहुंचने का, MP क्रॉस करके, महाराष्ट्र क्रॉस करके तेलंगाना पहुंचने का। तो लिखा है नेशनल हाईवे 26, जहाँ से हम सागर और लखनदोड़ जा रहे हैं, भोपाल, नरसिंगापुर, और वहाँ NH44 लिखा है। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि वहाँ NH44 क्यों लिखा है और यहाँ NH26 क्यों लिखा है। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों इसी नेशनल हाईवे 44 पे। नेशनल हाईवे 44 काफ़ी सीनिक और काफ़ी सुंदर है तेलंगाना में। आगे आपको बताएंगे आगे पूरी डिटेल में, तो बने रहिए चैनल पे। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि हमने इस रोड ट्रिप को क्यों चुना, वाई वी डोंट चूज द फ्लाइट्स। तो चलिए चलते हैं आगे। नागपुर पहुँचने वाले हैं। दिल्ली से चल के करीब 961 किलोमीटर हो चुके हैं और 961 किलोमीटर चलने में बड़ा मज़ा आया। हाँ, कहीं कोई हमने 1.5 दिन ले लिया। कल हम 11 बजे चले थे, 11 से 9 बजे तक हो गया पूरा टाइम। और आज सुबह जैसे आप जानते हैं 7 बजे चले थे और करीब 1 बजने वाला है। हमने ब्रेकफास्ट भी गाड़ी में ही किया, टाइम सेव करने के लिए। टॉयलेट और सिर्फ यूरिन के ब्रेक लिए हैं। और करीब आप समझ लीजिए 3 और 7 3 10 और 3 6 घंटों में हमने करीब समझ लीजिए आप 6 घंटों में कितने किलोमीटर चल दिया। इसमें हमने करीब 400 किलोमीटर चल लिया हमने 6 घंटे में। अगर 50 किलोमीटर के एवरेज माने तो ये देखिए सामने नागपुर दिखा रहा है 134, तो करीब 6 घंटे में हमारा 400 किलोमीटर का एवरेज आ रहा है। तो अब देखते हैं आगे। ये अभी गूगल हमने आदिलाबाद का टारगेट किया है, तो आदिलाबाद से थोड़ा और आगे जाएंगे, जिससे कि हमें नेक्स्ट दिन श्री सेलम जी जाने में थोड़ा सा ईजी रहे।
तो NH44 पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। NH44 पे बरसात, फॉग सब देख लिया, दोनों चीज़ देख ली। अब स्नो तो यहाँ हो नहीं सकती, अब गर्मी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे नागपुर में घुसते ही। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो हो गया हमारा वो करीब 22 डिग्री हो चुका है अब टेम्परेचर। अब भोजन की तलाश में है। एक दूसरा फीडबैक NH44 पे भाई साहब होटल जो है क्वालिटी वाले बहुत कम है। पिछले पैच में हम बात करें अगर ललितपुर से यहाँ तक तो 400 किलोमीटर में ऐसा कोई ढंग का होटल नहीं मिला कि जहाँ पे हाइजीनिक फूड मिल पाए। ढाबे हैं 2 4 5 6, बट वो सुबह के टाइम तो ठंड में ऑपरेशनल थे नहीं, तो कोई ढंग का था नहीं, और था भी तो वो ऑपरेशनल नहीं था, मिड डे मील वगैरह। तो खाने का थोड़ा सा यही है कि फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ज़्यादा। तो हमने लंच और डिनर दोनों पैक करा लिया है, और ये नागपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर है। ये 10 किलोमीटर बाद महाराष्ट्र चालू होने वाला है। तो चलिए पेड़ दोस्तों, तो ये दर्शिका एक्सप्लोर कर रही है। कॉटन दिखाओ दर्शिका, कॉटन। ये कॉटन ऐसे एज इट इज़ कॉटन हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये पूरा कॉटन का है, पूरा कॉटन ही कॉटन लगा हुआ है यहाँ पे ना, कॉटन के पेड़ है। और ये हम लोग नागपुर से करीब 100 किलोमीटर आगे वर्धा के पास में है, और यहाँ से तेलंगाना थोड़ा सा और आगे है। तो दोस्तों रात को काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई और हमने यहाँ पे सिटी के बीच में होटल लिया है। और ये होटल हमने ऑनलाइन सर्च किया और ऑनलाइन हमें यहाँ पे लेके आया। तो ये काफ़ी ठीक ठाक रूम था, अच्छा रूम लगा हमें, हमने फिर यहीं पे स्टे किया। और हम लोग रेडी हो रहे हैं फटाफट अपनी, आज श्रीशैलम का टारगेट है, श्रीशैलम पहुँच जाएंगे। और यही टारगेट लेके चलिए आपको थोड़ा बाहर का मार्केट दिखाता हूँ, यहाँ पे तेलंगाना में कैसा मार्केट है जो हमारे यहाँ पे नहीं होता है। तो ये देखिए इस सामान यहाँ पे मिल रहा है, इमली, छोटे छोटे बेर, ये फ्रूट्स मंडी यहाँ पे लगी हुई है। ये सामने ही बिल्डिंग में हमने स्टे किया था। तो चलिए अब चलते हैं, बाकी की बातें गाड़ी में करते हैं डे 3 की। चलिए डे 3 फ्रेंड्स, कल हमने निर्मल में स्टे किया। निर्मल जो कि तेलंगाना का दूसरा सिटी बोल सकते हैं बड़ी। पहली सिटी जब आप महाराष्ट्र तरफ से आते हैं NH44 पे तो आदिलाबाद आती है, आदिलाबाद का निर्मल आती है, फिर अमोर, और फिर उसके बाद निजामाबाद, और फिर हैदराबाद आता है। तो निजामाबाद कुछ ज़्यादा दूर हो जाता, क्योंकि आदिलाबाद पहुँचने में ही करीब करीब हमारा टाइम हो गया था 6:30 पौने 7 हो गया था, 7:30 तक हम पहुँचे थे। तो हमने कहा चलो 1 घंटा और ड्राइव कर लेते हैं। 8:30 तक हमने जो है निर्मल तक गाड़ी लगा दी। और कल हमने एक डिफरेंट ठीक करी, यूनिक चीज़ करी टाइम सेव करने के लिए। ब्रेकफास्ट भी हमने गाड़ी में किया और डिनर भी गाड़ी में किया, सिर्फ लंच हमने ढाबे पे किया। अब गाड़ी में कहाँ से किया, तो हमने जो ब्रेकफास्ट था वो परसों का डिनर में पैक करा लिया था, और उसी ब्रेकफास्ट को फिर हमने मतलब वही को हमने सुबह फिर गाड़ी में चलते चलते खा लिया, टू सेव द टाइम। दोपहर में लंच लिया, करीब 1 घंटा लग जाता है, 45 से 50 मिनट, करीब 1 घंटा ही समझ लीजिए, 1 घंटा लग जाता है। और 1 घंटे में फिर हमने जो है लंच के साथ डिनर भी पैक करा लिया। डिनर को फिर हमने चलते चलते कर लिया। तभी हम सुबह 7 बजे के चले हुए करीब 8 साढ़े 8 यानी करीब 12-13 घंटे बाद हम निर्मल पहुँचे। ललितपुर से चले थे। ललितपुर से हम चल रहे थे तो वो काफ़ी ठंड थी, 60 डिग्री टेम्परेचर था। और अभी आप देखिए AC चल रहा है हमारी गाड़ी में, और पूरा ठंडा हो रखा है टेम्परेचर, मतलब AC चलाने के बाद, अदरवाइज़ गर्मी हो रखी है। तो वेदर बहुत बढ़िया है, रोड्स बहुत सुंदर बनाई हुई है। देखिए NH44 पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, इट्स वेरी सीनिक रोड। रात को तो ज़्यादा सीनिक नहीं हम लोग एंजॉय कर पाए, बट मानता हूँ कि काफ़ी सुंदर रही होगी रोड रात को भी, क्योंकि बीच में हिल्स वगैरह, घाट रोड जो बोलते हैं, घाट भी आए थे, और काफ़ी सुंदर रोड बनाया हुआ है। इस पर आप अच्छी खासी स्पीड पे भी गाड़ी चला सकते हैं। हम एंटर हुए, मतलब वो कंप्लीट इन्होंने ऊपर रोड बनाया है, मतलब कंप्लीट जो वाइल्ड लाइफ है वो इम्पैक्ट ना हो। तो वाइल्ड लाइफ नीचे से जाती है, ब्रिज के नीचे से, तो वाइल्ड लाइफ को नीचे से पास ऑन करने के लिए उन्होंने रोड ऊपर से बनाई हुई है। तो करीब करीब मेरे ख्याल से 10 से 15 किलोमीटर का पेंच फॉरेस्ट एरिया हमने पार किया। उसके बाद हमें लग गई बहुत गर्मी, तो हमने देखी अब स्लीव्स पहनी हुई है और AC चल रहा है हमारी गाड़ी में। तो ये था। और कल हमने फिर AC में सोए, मतलब सुबह हम निकले, फॉग, बारिश, गर्मी, और फिर फाइनली हम AC में सोए। तो हम चल दिए दोस्तों श्रीशैलम जी की तरफ। आज हम श्रीशैलम जी के दर्शन करेंगे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे। और वहीं पे ही पार्वती माता जी का भी एक सिद्ध मंदिर है, जो कि 51 सिद्धिपीठ में आता है, जहाँ पे माता जी की कन की पैर की उंगली गिरी थी, ऐसा बोला जाता है वहाँ पे। और श्रीशैलम जी के बारे में आप सभी जानते ही हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक पड़ता है, जहाँ पे हर दिन डेली भगवान भोलेनाथ जी की शादी होती है। और कार्तिक महाराज जी वहाँ पे विराजमान है, जो कार्तिक महाराज जी के साथ ही, मतलब जो शिव जी के बेटे हैं, उनके साथ ही वहाँ पे विराजमान है, उनकी शादी में शरीक होते हैं। और ये कहानी आप सभी ने सुनी होगी, जो कि श्रीशैलम जी का कैसे जन्म हुआ, जब कार्तिक भगवान और गणेश जी दोनों आपस में चाहते थे कि दोनों की लड़ाई होने लगी कि शादी कौन पहले करेगा, शादी किसकी पहले होगी। तो भगवान भोलेनाथ जी, पार्वती माता जी ने बोला कि जो पहले 10 दुनिया के पहले चक्कर लगा लेगा
दुनिया का पूरा चक्कर पहले लगा लेगा, उसकी शादी हम पहले करेंगे। तो भगवान कार्तिक जी प्रसन्न हुए क्योंकि उनका वाहन पिकॉक था, वो इजीली पूरे वर्ल्ड का चक्कर, मतलब पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकते थे। पर गणेश जी का वाहन चूहा था, तो गणेश जी ने तरीका लगाया, उन्होंने अपने माँ बाप का यानी कि भगवान भोलेनाथ जी और पार्वती जी का चक्कर लगा के धरती की परिक्रमा कर दी तुरंत, और उनकी शादी पहले हो गई। तो कार्तिक भगवान जो है श्रीशैलम पर्वत पे जाके विराजमान हो गए थे। 44 की तरफ आप देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा इधर भी आ गया। कल भी हमने 1400 किलोमीटर रह गया है यहाँ से कन्याकुमारी हैदराबाद। तो दोस्तों यही सुंदर नज़ारा NH44 का जो भी तेलंगाना के अंदर है। काफ़ी रोड काफ़ी सीनिक हो चुकी है, सुबह मज़ा आ रहा चलाने में। वॉल्यूम जो है ट्रैफिक पर ट्रक्स वगैरह का काफ़ी कम है। पेड़ के लेफ्ट साइड में काफ़ी अच्छे अलग अलग डिफरेंट कलर के फूल लगे हुए हैं, सूर्य के सामने से चमक रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो यही मज़ा है रोड ट्रिप करने का। तो चलिए भोजन करते हैं ज़रा। पराठा है, बड़ा ही टेस्टी लग रहा है वैसे पराठा। इडली है और ये डोसा खा रही है दर्शिका। तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। बड़ा हम लोग हैं रिंग रोड के ऊपर, जो कि हैदराबाद पूरा का पूरा बाईपास कर देती है, और हमारा कट आ रहा है एग्जिट नंबर 14 पे श्रीशैलम जी, और यही कट आपका RGI एयरपोर्ट की तरफ भी जाता है। तो हम लोग सुबह 8 बजे चले थे निर्मल से, जैसा कि आपको मैंने बताया, और अभी करीब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग 4.5 घंटे बाद हैदराबाद का जो है रोड क्रॉस करके पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा, देखिए यहाँ पे अभी 4 घंटे 5 मिनट है। ये 189 किलोमीटर बचा है अभी श्रीशैलम जी, और इसके आगे थोड़ा सा हिली एरिया स्टार्ट होगा। अभी हम तेलंगाना को क्रॉस करेंगे। देखिए सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी श्रीशैलम जी का 1 किलोमीटर बाद है, और अब आगे हम लोग तेलंगाना क्रॉस करके आंध्र प्रदेश में एंटर हो जाएंगे। अभी श्रीशैलम Signs for Rajiv Gandhi International Airport, then turn left onto National Highway 765. तो दोस्तों फाइनली हम लोग श्रीशैलम की कृष्णा नदी के पास पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे कृष्णा नदी पे बना हुआ बांध देख रहे हैं, जो कि तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में है। हम लोग श्रीशैलम पहुंचने वाले हैं। देखिए करीब 2 घंटे 22 मिनट बचे हैं, और करीब लास्ट के 200 किलोमीटर कुछ इस तरीके का रास्ता है जो आपके सामने दिख रहा है। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रोड पे जो है स्पीड ब्रेकर, जैसे कि आपको दिख रहा है, स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, और अभी तो ये फिर भी खाली है, और ये काफ़ी सारे गांव और मार्केट में गुजरता है। तो आप समझ 31 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है यहाँ पे जनवरी के टाइम में। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। हमने गाड़ी में ही खाना लंच कर लिया, चावल लाए थे फ्राइड राइस, हमने वो खा लिया। तो हम चल रहे हैं आगे तक। तो ये हमें दिखा रहा है कि 16:50 तक हम श्रीशैलम जी पहुँच जाएंगे, और मंदिर जो है शाम को 5 बजे ही खुलता है। और तो दोस्तों रास्तों के नज़ारे ही सबसे सुंदर होते हैं, इसलिए रोड ट्रिप का अलग ही मज़ा होता है। तो अब देखिए ये जंगल का रास्ता आ गया है, ऊपर काफ़ी सीनिक है। यहीं पे हमने टोल दिया बाई फास्टैग ओनली, और अब हम जंगल के रास्ते से श्रीशैलम जी जाएंगे। अगर आपको एंट्री चाहिए इसके अंदर तो 5 बजे से पहले आप इसके अंदर आइए, और सुबह 6 बजे ही आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग अब इस रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सीनिक है रास्ता, काफ़ी जंगल काफ़ी शांत है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गाड़ी तेज़ चलाते हैं, इसलिए जगह जगह पे इन्होंने स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं। तो यहाँ तक का रास्ता बहुत सुंदर रहा दोस्तों, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो आप देखिए आगे जो ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे श्रीशैलम जी 18 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ पे पूरी गाड़ी चेक होती है, नॉर्मली पुलिस वाले चेक करते हैं, और यहीं से साक्षी गणेश जी आगे 12 किलोमीटर पड़ते हैं पहले, और फिर श्रीशैलम जी आते हैं। तो पहले श्रीशैलम जी जाएंगे डायरेक्ट, फिर से आते हुए आपको श्री शक्ति गणेश जी के दर्शन कराएंगे। तो हम चल दिए दोस्तों आगे की तरफ, और यहाँ पे नगर पालिका की पर्ची कटते 100 रुपीज़ की। नंदी सर्कल भगवान है, और हम अब जाते ही सबसे पहले रूम ले लेंगे, क्योंकि अभी मंदिर खुलने में टाइम है, और फिर आपको हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर ही हमको रूम मिल जाए। तो वो कैसी क्या प्रोसेस रहती है वो मैं आपको सारी डिटेल में बताऊँ दोस्तों। ये गंगा सदन का रूम है, AC रूम है ये हमारा। 800 रुपये इसका भाड़ा है, 1600 रुपीज़ लेते हैं। ऐसे ही फैला हुआ है अभी, ये एरिया भी बड़ा है, और एक बाथरूम, लेटरिन सेपरेट है, 10 से बाहर बालकनी भी है।
बोले कि दोस्तों दर्शन प्राप्त हुए, बस 2-2.5 दिन की जर्नी के बाद हम यहाँ पहुँचे और बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त किए। हमने 150 रुपीज़ के तत्काल पर्ची ली थी और शीघ्र दर्शन किए, और 300 रुपीज़ की भी पर्ची है दोस्तों, उसको भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हमने 150 की ले ली। और 500 रुपीज़ की पर्ची में आप जलाभिषेक कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूम रहे हैं। साई बालाजी बताते हैं काफ़ी अच्छा नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन खाना बनाता है यहाँ पे, जो कि गंगा सदन के पास में ही है जहाँ हमने रूम लिया है सरकारी भवन में। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको, सरकारी भवन पे रूम लेने के लिए आपको ये CRQ सेंटर है, सेंटर रिसेप्शन क्वेरी, यहाँ पे आप डायरेक्ट पहुँच जाइए, जो कि बहुत पास है नंदी सर्कल के। और यहाँ ही से आप पूरे मतलब जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट के अलग अलग भवन है, वहाँ यहाँ से स्वेरी क्वेरी होगी और यहाँ से आपको रूम मिल जाएगा। अब ये खाने की व्यवस्था है दोस्तों, गणेश भोजनालय में हम यहाँ पे आए हैं। नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन अच्छा मिलता है खाना, तो हम यहाँ पे अब खाना खाएंगे इस फूड कोर्ट में। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताता हूँ। यहाँ पे देखिए पानी की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे काफ़ी फिल्टर लगे हुए हैं जगह जगह पे पूरा, तो ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ये हम लोग यहाँ पे शेक पी रहे हैं, काफ़ी टेस्टी शेक है। तो मतलब श्री सेलम जी में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। ऐसा नहीं है कि जंगल में आने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ है यहाँ पे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक नंदी सर्कल पे हम लोग खड़े हैं। नंदी सर्कल पे काफ़ी भगवान भोलेनाथ जी का जो पीछे शिवलिंग बना हुआ है, और उधर भगवान भोलेनाथ जी विराजमान है, उधर हमारे कार्तिक महाराज जी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने 2 बार दर्शन किए। सुबह हम लोग जब दर्शन करने गए तो हमने फ्री वाले दर्शन में गए, और फ्री वाले दर्शन में जो है आधा 1 घंटे में अच्छे दर्शन हो गए। फिर उसके बाद हम लोग वापस अब साक्षी गणेश जी जा रहे हैं। साक्षी गणेश जी में वो कहते हैं कि अटेंडेंस लगती है, तो साक्षी गणेश जी के दर्शन करके फिर हम आगे श्रीकालहस्ती जाएंगे। श्रीकालहस्ती जाएंगे और फिर उसके बाद ही श्रीकालहस्ती लेफ्ट साइड में है 20 किलोमीटर, राइट साइड में श्री तिरुपति जी हैं। तो तिरुपति जी के हमने 23 तारीख को दर्शन प्राप्त किए हैं, जो कि एक नेक्स्ट डे है। तो आज श्रीकालहस्ती में जाकर आराम करेंगे। दर्शनों के बारे में बताऊँ तो दोस्तों यहाँ पे जो भोजन का व्यवस्था है, 2024 की व्यवस्था बता रहा हूँ। 2024 में सिर्फ दोपहर में आपको भोजन जो मंदिर की तरफ से भोजनालय की तरफ से मिलता है, जो प्रसादम बोलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है, वो आपको सिर्फ दोपहर में मिलता है। तो गणपति बप्पा मोरिया पहुंच गए भैया हम लोग साक्षी गणेश जी। दोस्तों कैसा लगा आपको व्लॉग, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।